अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे माँ बाप अपने छोटे बेटे से कहते हैं कि तुम भी चलो, लेकिन वह कहता है माँ पापा जी आप ही देख आइए। तब कमलेश जी और सविता जी अपने छोटे बेटे दीपू को समझाते हैं कि बेटा, शादी तुम्हें करनी है तो एक बार लड़की से मिल लो, और अगर वह तुम्हें अच्छी लगे तो हम रिश्ता पक्का कर देंगे। लेकिन दीपू कहता है कि माँ पापा, लड़की दिखने और सूरत में चाहें जैसी हो, लेकिन उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए। जो लड़की आप लोगों का ख्याल रखे और आपका मान सम्मान करे, मुझे वैसी ही लड़की पसंद आएगी। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कमलेश जी बोले, बहू मुझे माफ़ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। कमलेश जी नम आंखों से बड़ी बहू के सामने हाथ जोड़कर बोले, आपके माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा? मेरा इतना जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई क्या आपका बाप भरेगा? अब हटिए यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। कहते हुए प्राची कमलेश जी को पीछे की तरफ धक्का देकर वहाँ से जाने लगी तो अचानक घर लौटी रूही ने आकर कमलेश जी को पीछे से थाम लिया। पापा जी आप ठीक तो है ना? अरे इस बुढ़े को कहाँ मौत आने वाली है? देख नहीं रही कि मेरा कितना नुकसान कर दिया है इसने? इसे तो आज मैं बताती हूँ। इतना कहकर प्राची ने कमलेश जी का हाथ पीछे की तरफ पकड़कर मोड़ लिया। रूही ने प्राची का हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्सा कर बोली, भाभी हाँ छोड़िए पापा जी का हाथ। अरे तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? भाभी मैं फिर से कह रही हूँ, पापा जी का हाथ छोड़ दीजिए, वरना क्या करेगी तू? कि तभी चट चट 2 थप्पड़ रूही ने प्राची के गाल पर जड़ दिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जाने के बाद पापा जी के साथ बदतमीजी करने की? सारी तमीज़ भूल गई हैं क्या? रूही आगे कुछ कहती कि कमलेश जी नम आंखों से बोले, रूही बेटा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। प्राची बहू ने मुझसे खाने की प्लेट छीन ली। कमलेश जी की ऐसी दशा देखकर रूही की आंखें भर आईं और उसने उनके जोड़े हाथों को थाम लिया। आपको भूख लगी थी ना? पापा जी आइए आइए मेरे साथ। रूही उन्हें अपने कमरे में ले गई और अपने बैग से बिस्किट और नमकीन निकालकर कमलेश जी के सामने रख दी, जिसे देखकर कमलेश जी की आंखें भर आईं और रूही के सिर पर हाथ रखकर ढेरों आशीर्वाद देने लगे। मम्मी जी आप भी आ जाइए, फिर आपको भी दवाई लेनी है ना? खाते खाते सविता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने उनको 2 बेटे दिए, लेकिन एक राम और दूसरा रावण। रूही के आने से पहले कभी भी बड़ी बहू बेटे ने हमसे सीधे मुंह तक बात नहीं करते थे। सोचते सोचते वह अतीत में चले गए। मम्मी आपको हो क्या गया है? पहले तो आप प्राची की तारीफ करते नहीं थकती थी। देख रहा हूँ जब से दीपू की शादी की बात चल रही है आपको अपनी बड़ी बहू अच्छी नहीं लग रही। पहले तो आप इसकी खूबसूरती के गुणगान गाते नहीं थकती थी, अब क्या हो गया? हाँ अब आप सोच रही होंगी नई बहू आएगी तो उससे सेवा करवाऊंगी। यह पढ़ी लिखी है तो ज़्यादा सेवा करती नहीं, इसलिए बड़ी बहू को एक किनारे कर दिया। अरमान अपनी माँ सविता जी से कहता है। सविता जी बोली, बेटी कहाँ लिखा है कि पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़कियाँ घर के कामकाज नहीं करती या सास ससुर की सेवा नहीं करती? क्या तुम्हारी माँ यानी कि मैं कुरूप हूँ या पढ़ी लिखी नहीं हूँ? फिर भी अपने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हाँ यह बात तो तुमने सही कहा, मैं खूबसूरती के पीछे रह गई और शिष्टाचार और संस्कार कहीं पीछे छूट गए, तो अब मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। अरमान बोला, आप भूल रही हैं, आखिरकार आपको बहू के साथ ही बुढ़ापा गुजारना है। अब ऐसी बातें अगर करेंगी तो उसे गुस्सा तो आएगा ही, और अगर उसने कुछ कह दिया
तो फिर मुझसे ना कहना, कह देता हूँ। तभी दीपू अपने कमरे से निकल कर आया और बोला, भैया यह कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप भूल रहे हैं कि यह हमारी माँ है? और जहाँ तक लड़की की बात है, मैंने माँ से कहा है कि मुझसे खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि संस्कारी लड़की चाहिए, जो मेरे माता पिता की सेवा करे और मेरे घर के सभी बड़ों का सम्मान करे। अरमान बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इस घर में एक तुम ही हो जो मम्मी पापा का सम्मान करते हो? क्या मेरी पत्नी कुछ नहीं करती? अपने बड़े भाई से इस तरह से बात करते हो? क्या यही संस्कार हैं? बड़ा आया संस्कारी लड़की से शादी करने वाला। मैं भी देखता हूँ तुम्हें कैसी संस्कारी लड़की मिलती है। इतना कहकर गुस्से में अरमान वहाँ से चला गया। दीपू बोला, माँ आप भैया की बातों का बुरा मत मानिए। एक बार फिर कहता हूँ, सुंदर लड़की नहीं बल्कि संस्कारी बहू लाना। सविता जी मुस्कुरा कर बोली, उसने तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, तुम भी क्यों नहीं हमारे साथ चलते लड़की देखने? कम से कम लड़की खुद देखकर पसंद कर लो। अब तो यह आम बात हो गई है। दीपू बोला, नहीं माँ, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए लड़की पसंद करो। मुझे अपने माता पिता की पसंद पर पूरा भरोसा है। सविता जी ने बेटे के भरोसे पर खुशी जताई और उसके लिए लड़की देखने चली गईं। रास्ते में सविता जी अपने पति कमलेश जी से बोली कि इतने चाव से हमने अरमान के लिए लखनऊ वाली लड़की पसंद की थी, उसने हमारी एक न मानी और अपने आप पसंद किया, फिर हम पर भी अपनी पसंद जबरदस्ती थोपी। पर क्या हुआ, मेरा पूरा घर उस लड़की ने उलट पलट कर रख दिया। कुछ साल पहले ही अरमान और प्राची की शादी हुई थी। प्राची देखने में बहुत खूबसूरत थी, परंतु व्यवहार उसका उसके विपरीत था। अपनी खूबसूरती पर उसे बहुत घमंड था। रसोई में पाँव नहीं रखती थी कि गर्मी से उसका चेहरा खराब हो जाएगा। बर्तनों को धोना उसे बिल्कुल गंवारा नहीं था, क्योंकि उसके नाखून खराब हो जाएंगे। कोई कुछ कहे तो तुरंत उससे झगड़ा कर लेती है बेचारी। सविता जी से आने के बाद भी घर और रसोई का सारा काम खुद कर रही थी। एक रोज सविता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो दीपू बोला, माँ मुझे शहर से 2-3 दिनों के लिए बाहर जाना है और पापा भी गांव गए हैं। मैं सोचता हूँ जाने से पहले आपको डॉक्टर से दिखा दूँ। इतना कहकर वह उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। उनके कुछ टेस्ट हुए, तब पता चला उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों की तकलीफ है। डॉक्टर की सलाह थी कि खाने पीने के साथ साथ इन्हें व्यायाम और टहलना भी होगा। अब सविता जी को सुबह शाम कुछ देर के लिए पार्क में टहलने के लिए जाना होता है। ना चाहते हुए भी प्राची को अपने कुछ काम अब खुद करने पड़ते थे। एक दिन सविता जी कपड़े बदलकर जैसे ही टहलने के लिए बाहर निकलने लगी, प्राची बोली, मम्मी जी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? सविता जी समझ गई, जरूर इसे कुछ काम होगा, तभी यह इस तरह से बात कर रही हैं। प्राची बोली, आज अगर अपना टहलना कैंसिल कर सकती हैं तो कर दीजिए। आज इन्हें ऑफिस जल्दी जाना है तो इनके लिए खाना बना दीजिए। सविता जी बोली, बहू अगर उसे जल्दी जाना है तो तुम बना दो, मैं तो रोज़ ही बनाती हूँ। तुम जानती हो अगर मैं टहलना बंद कर दूँगी तो शुगर बढ़ जाएगा, फिर मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। प्राची गुस्से में उनका हाथ कस के पकड़ी और बोली, ढंग से आपको कोई भी बात बोलो तो समझ में नहीं आती है। अभी मुझे जिम क्लास के लिए जाना है, इतना कह रही हूँ चुपचाप से कर दीजिए, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर सविता जी को बहुत तकलीफ हुई। जब कमलेश जी और दीपू घर में रहते तो प्राची बड़े प्यार से बात करती थी
उसके न रहने पर वह उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। सविता जी ने बहुत साहस किया और बोली, बहू, मेरे बेटे के रहते तू मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती हो। बहुत बर्दाश्त किया। अरमान, ओ अरमान, जरा आना बेटा। अरमान कमरे से बाहर आया और बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? सविता जी ने अभी कहना शुरू ही किया था कि प्राची ने रोने का नाटक किया और बोली, मम्मी जी, मैं सोची थी आपसे बात करके इस बात को यहीं ख़त्म कर दूंगी, पर आपने तो खुद ही बात बढ़ा दी है। आपने कई बार मुझ पर हाथ उठाया, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। कह लीजिए अपने बेटे से, मैंने उनको भी आज तक कुछ नहीं बताया, और आज आप उल्टा यह कह रही हैं कि मैंने आपका हाथ कस के दबाया है। हे भगवान! मम्मी जी, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? पत्नी की आंखों में आंसू देख अरमान बोला, माँ, इतना तो मुझे पता था कि मेरी पसंद आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई, पर आप इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। और सोचिए, यह मुझे कभी आप लोगों की शिकायत नहीं करनी थी, और उल्टा आप इसकी शिकायत कर रही हैं। छी छी माँ, आखिर आप चाहती क्या हैं? अरे माँ तो बेटे का घर बसाती है, आप तो अपने बेटे का घर उजाड़ने में लगी हुई हैं। अगर आपको अपनी बहू की मदद नहीं करनी है तो साफ साफ कह दीजिए, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? और तुम्हें किसी की ज्यादती बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम मेरे लिए रहने दो, मैं ऑफिस में ही खा लिया करूँगा। अब ऐसे में इनके हाथों का खाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सविता जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बोली, वाह बेटा, क्या खूब फर्ज अदा किया तुमने माँ के दूध का। अपनी पत्नी के झूठे आंसू तुम्हें दिख रहे हैं, परंतु अपनी माँ के सच्चे आंसू तुम्हें नहीं दिख रहे। याद रखो, आज तुमने अपनी माँ का अपमान किया है, उसे दर्द दिया है। यह दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। कल तुम्हें भी इस तरह से रोना होगा, तब तुम्हें अपनी माँ याद आएगी। अरमान बोला, माँ, फालतू की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो। कौन सच्चा है कौन झूठा है यह मैं भी जानता हूँ। जब से दीपू कमाने लगा है, आपको तो मैं भी अच्छा नहीं लगता, फिर मेरी बीबी आपको कैसे अच्छी लगेगी? चलो प्राची, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी बातें सुनने की। इतना कहकर वह पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला गया। सविता जी नम आंखों से बेटे को बस एकटक निहारती रही। दिन में जब सविता जी प्राची से पूछने आई, बहू, खाने में क्या बनेगा? प्राची गुस्से में बोली, जो बनाना है अपने लिए बनाना। आपके हाथों का खाना अब मुझे पचने वाला भी नहीं है। मैंने अपने लिए नूडल्स ऑर्डर कर दिया है। अब जाइए यहाँ से, और जाते जाते कमरों का दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। बेचारी सविता जी, आखिर माँ का दिल था, बच्चे खाएंगे नहीं तो अपने लिए बनाना भी उन्हें पाप लग रहा था। वह चुपचाप पानी पीकर अपने कमरे में लेट गई। शाम में जब बेटा आया, वह बड़े प्यार से चाय बनाकर लेकर आई। तभी प्राची अरमान के लिए कॉफ़ी बनाकर लाई तो अरमान बोला, माँ, मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा है, मैं आज कॉफ़ी पी लूँगा। सविता जी ने अपमान के घूंट पी लिए। फिर भी बेटे से पूछा, बेटा, रात में क्या खाओगे? बताओ, मैं वहीं बना दूँगी। अरमान बोला, नहीं नहीं, मेरे लिए क्यों खाना बनाएंगी आप? अभी तो उस दिन आपने मुझे इतनी जली कटी बातें सुनाई थी। वैसे भी मेरा घर में आज बिल्कुल खाने का मन नहीं है। प्राची, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग डिनर के लिए बाहर चलते हैं। थोड़ी देर में अरमान और प्राची मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गए। बेचारी सविता जी आखिर आंसुओं से अपना पेट कब तक भरती। सुबह से भूखी थी, पर बेटे ने एक बार भी नहीं पूछा कि माँ ने कुछ खाया है कि नहीं।
आखिरकार सविता जी अपने लिए 2 रोटी बनाई और दूध रोटी खाकर सो गईं। 2 दिन बाद जब कमलेश जी और दीपू लौटे, सविता जी के चेहरे की उदासी देखकर ही सब समझ गए। पति के बार बार पूछने के बाद सविता ने पूरी बात बताई तो दोनों हैरान रह गए। पिता ने अपनी दमदार आवाज़ में आवाज़ लगाया, अरमान, अरमान, तुरंत यहाँ आओ। अरमान सामने आया। जब पिता ने माँ की बात दोहराई तो अरमान ने कहा, माँ झूठ बोल रही हैं, प्राची ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। ना जाने माँ को मेरी पत्नी से क्या खुन्नस है। पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ अरमान को जड़ दिया और बोले, नालायक, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उसके लिए तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। अपना सामान बांधो और आज के आज घर से निकल जाओ और खबरदार जो पलटकर इस घर में आए, मैं मान लूँगा कि हमारा एक ही बेटा है। इतना कहकर वह सविता जी का हाथ थामे और चले गए। फिर सविता जी और दीपू ने उन्हें बहुत समझाया, तब जाकर उनका गुस्सा ठंडा हुआ। दीपू भाई से बात करने गया, तब भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। फिर दीपू ने सोचा, हो सकता है उसकी पत्नी के व्यवहार को देखकर अरमान को अपनी भूल का एहसास हो। सविता जी लड़की वालों के घर पहुँचे, जिनका कुछ दिन पहले ही दीपू के लिए रिश्ता आया था। रूही सविता जी और कमलेश जी को बहुत पसंद आई। देखने में बहुत साधारण, परंतु उसके चेहरे से व्यवहारिकता झलक रही थी। उन्होंने गौर किया कि रूही अपने से छोटे बड़े सबका ध्यान रख रही थी। यही तो एक बहू के गुण होने चाहिए। यह सोचकर सविता जी ने रिश्ता तय कर दिया। समय पर दोनों का विवाह हुआ। रूही घर में आई तो दीपू ने कहा, मैं तुमसे जीवन भर कुछ नहीं मांगूंगा, बस जब तक मेरे माता पिता हैं उन्हें अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान देना। मैं समझ लूँगा तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो। और रूही वो करके दिखाया। कुछ ही दिनों में उसने घर की सारी जिम्मेदारी ले ली। अब सविता जी को वो रसोई में पैर तक नहीं रखने देती थी। समय बीता, प्राची के व्यवहार में कुछ बदलाव नहीं आया। रूही एक कमाऊ लड़की थी, फिर भी वह घर के सारे काम निपटाकर उसके बाद अपनी ड्यूटी पर जाती थी ताकि सास को कुछ करना न पड़े। एक रोज़ रूही सविता जी को लेकर पास के डॉक्टर के पास ही गई थी, क्योंकि कई दिनों से उनके घुटनों के दर्द की समस्या ज़्यादा ही बढ़ गई थी और उन्हें अब चलने फिरने उठने बैठने में भी तक काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। वह वापस आकर खुद ही मम्मी जी को डॉक्टर के पास ले जाते, मगर वह एक हफ्ते के लिए कंपनी के काम से बाहर गए हुए थे। सविता जी ने मना भी किया था कि छोटा बेटा आ जाएगा तो वह उसके साथ चली जाएं, लेकिन रूही नहीं मानी। उधर कमलेश जी काम से थके हारे घर लौटे थे। सविता जी और रूही को आवाज़ लगाने पर जब वह कहीं दिखाई नहीं दिए तो उन्हें अचानक ही याद आया कि रूही बहू सविता जी को डॉक्टर के पास लेकर जाने की बात कह रही थी। उन्होंने बड़ी बहू को खाने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन प्राची सोफे पर टांग रखे बस फ़ोन में लगी रही। आखिरकार कमलेश जी खुद रसोई में गए और अपने लिए खाने की प्लेट लगाकर हॉल में सोफे पर बैठकर खाने लगे कि अचानक ही सुई से भी तेज़ आवाज़ उनके कानों में गूंजी, जिसने उनके दिल को पूरी तरह से छलनी कर दिया। और मुंह तक निवाला पहुंचने से पहले ही प्राची ने खाने की प्लेट कमलेश जी से ले ली। पापा जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या, या बुढ़ापे में सारी तमीज़ भूल गए हैं? आज ही मैंने सोफे के नए नए कवर मंगवा कर बिछाए हैं। किसने कहा आपसे यहाँ बैठकर खाना खाने के लिए? अगर खाने के दाग कवर पर लग गए तो कौन साफ करेगा? माँ जी से कोई काम बोलो तो उनका अब नया ड्रामा शुरू हो गया है, घुटनों के दर्द का। जाइए अभी यहाँ से, अपने कमरे में बैठकर खाइए।
कमलेश जी बोले, बहू मैं तो कमरे में ही खाता, मगर कल से हमारे कमरे का पंखा नहीं चल रहा है तो मैंने सोचा कि यही हवा में बैठकर खा लेता हूँ। पापा जी बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़कर आए हैं जो एसी की हवा खानी है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हैं, जाइए यहाँ से। कमलेश जी ने अपने खाने की प्लेट ली और अपने कमरे की तरफ जैसे ही बढ़े, अचानक उनका पैर मेज से टकराया और सारा खाना मेज पर रखे प्राची के फोन पर जा गिरा, जिसे देखकर प्राची का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और चिल्लाते हुए बोली, बुढ़े तुझे दिखाई नहीं देता या फिर जानबूझकर किया है तूने यह सब? कमलेश जी बोले, बहू तुम यह कैसी बातें कर रही हो? मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता हूँ, तुम अच्छे से जानती हो, फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे आपके माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा? मेरा इतना महंगा फ़ोन जो खराब हो गया है उसकी भरपाई कौन करेगा? आपका बाप। कमलेश जी बोले, बहू जुबान पर लगाम दो, कैसी बातें कर रही हो? कुछ शर्म है कि नहीं? अच्छा तो बूढ़े तू अब अकल सिखाएगा जिसको खुद 2 कौड़ी की अकल नहीं है। इतना कहकर प्राची कमलेश जी को पीछे की तरफ धक्का देकर वहां से जाने लगी कि पीछे से आकर रूही ने कमलेश जी का हाथ थाम लिया। पापा जी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। अरे इस बुढ़े को कहाँ मौत आने वाली है, देख नहीं रही मेरा कितना नुकसान कर दिया है इसने, इसे तो आज मैं बताती हूँ। और इतना कहकर प्राची ने कमलेश जी का हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिया तो रूही ने प्राची का हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्सा में आकर बोली, भाभी छोड़िए पापा जी का हाथ, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? भाभी मैं प्यार से बोल रही हूँ, पापा जी का हाथ छोड़ दीजिए वरना क्या करेगी तू? तभी चट चट 2 थप्पड़ रूही ने प्राची के गाल पर जड़ दिए और बोली, मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर जब बड़े रास्ता भटक जाते हैं तो कई बार छोटों को उन्हें रास्ता दिखाना पड़ता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई पापा जी के साथ बदतमीजी करने की? प्राची आगे बढ़ी और बोली, 2 टके की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाओ? जैसे ही प्राची अपना हाथ उठाती है सविता जी ने आज उसका हाथ पकड़ लिया और एक थप्पड़ लगाते हुए प्राची को बोली, काश कि यह थप्पड़ मैंने तुम्हें पहले लगा दिया होता तो आज तुम इतनी बदतमीजी नहीं होती। और क्या कहा तुमने? मेरे पति फ्री का खाना खा रहे हैं, तुम शायद भूल गई हो। तो तुम्हें बता दूं कि मेरा दूसरा बेटा भी कमाता है और मेरे पति का पेंशन भी आता है। मैं तो कहती हूँ तुम इस घर में रह रही हो ना, वह मेरे पति का है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो आज के आज मेरे घर से निकल जाओ। रूही बोली, मम्मी जी अभी भाभी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उनकी गलती माफ़ कर दीजिए। सविता जी बोली, नहीं बहू, उस दिन उसके पापा जी ने सही निर्णय लिया था, पर मैंने और दीपू ने उसे रोक लिया था। अरे बेटा उसकी तकलीफ़ नहीं समझता बहू, उसकी माँ के साथ दुर्व्यवहार करती है। क्या इसी दिन के लिए लोग बेटे की शादी करते हैं और बहू लेकर आते हैं? इसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है। याद रखना प्राची बहू, जिस दिन यह खूबसूरती ढल जाएगी और तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारी हालत बद से बदतर कर देगी। बात इतनी बढ़ गई कि थोड़ी देर में रात हो गई। दीपू, अरमान सब घर आ गए थे। अरमान फिर अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगा। उस दिन सविता जी ने कहा, या तो इस घर में मैं रहूंगी या यह दोनों रहेंगे। उस दिन तो दीपू भी चुप हो गया। अरमान अपनी पत्नी के गाल पर छपे हुए चाटे को देखकर दीपू से बोला, दीपू अपनी पत्नी को काबू में रख, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी पर हाथ उठाने की? देखो तो इतना खूबसूरत चेहरा कैसे लाल कर दिया है।
दीपू बोला। भैया, मेरी बीवी ने नहीं बल्कि एक बहू ने अपनी सास के लिए आवाज़ उठाई है। काश कि भाभी भी यह बात समझ पाती कि हर सास माँ भी होती है और रिश्ते खूबसूरती से नहीं संस्कारों से चलते हैं। यह बात जितनी जल्दी आप समझ लें उतना ही बेहतर है। सविता जी बोली, अगर अपनी पत्नी का चेहरा और नहीं बिगाड़ना चाहते हो तो बेहतर होगा जितनी जल्दी तुम मेरा घर खाली कर दो। और याद रखो, अब यह घर और संपत्ति हम किसे देंगे यह हम तय करेंगे। फिलहाल मैंने तय कर लिया है कि तुम मुझे इस घर में नहीं चाहिए। मैंने सोचा ठोकर लगने के बाद इंसान संभल जाता है, वक्त रहते तुम भी संभल जाओगे, पर नहीं, जब तक तुम्हारे बच्चों से तुम्हें ठोकर नहीं मिलेगी तुम नहीं समझोगे। इतना कहकर वह सबके साथ अपने कमरे में चली गई। प्राची के सिखाने पर अरमान भी गुस्से में घर से निकलने लगा। एक बार भी किसी ने उसे रोका नहीं और अरमान भी माफ़ी मांगने की जगह अपना सामान समेट कर ससुराल में जाकर रहने लगा। ससुराल में ज़्यादा दिन तक रहने के कारण ससुराल के लोग भी उन्हें अपमानजनक बातें कहने लगे। अब अरमान को बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ अपने किए पर पछतावा आ रहा था। अरमान के साथ साथ प्राची को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब वह अपने घर में जाना चाहते थे, लेकिन किस प्रकार जाएं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वह बाजार कुछ काम से गए थे, वहाँ उनके माँ बाप मिल गए। उन्हें देखकर प्राची और अरमान जोर जोर से रोने लगे और उनसे माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे, माँ, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह बात सुनकर कमलेश जी और सविता जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और वहाँ से चले गए। जब घर पहुँचे तो यह बात उन्होंने दीपू और रूही को बताई। तब दीपू ने कहा कि माँ, पापा जी, हो सके तो भैया और भाभी को माफ़ कर दीजिए क्योंकि उन्हें गलती का एहसास हो गया है। तब कमलेश जी और सविता जी ने अपने बड़े बेटे और बहू को फ़ोन किया और कहा कि तुम मेरे घर में आकर रह सकती हो, वह भी मेरे हिसाब से, वरना मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। यह सुनकर अरमान और प्राची खुशी से उछल पड़े और उसके दूसरे दिन ही अपने सास ससुर के घर में आ गए। अब प्राची अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अरमान भी अपने माँ बाबूजी को शिकायत का कोई मौका नहीं देता था। तो दोस्तों, कमलेश जी ने अपने बेटे बहू के बारे में जो निर्णय लिया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।